नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद HK। मैं लेके आया हूँ मनोविज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इकाई 2 के से प्रश्न आज शुरू करेंगे, अधिगम एवं अभिप्रेरणा। तो पहला प्रश्न शुरू करते हैं। निम्न में से कौन सा पावलोव के क्लासिकल अनुबंध सिद्धांत के शैक्षिक निहितार्थ से संबंधित नहीं है? एक प्रश्न है, उसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन को ध्यान से पढ़ते हैं। पहले, विद्यार्थियों में आदतों का निर्माण, रुचियों, अभिरुचियों, अभिवृत्तियों आदि का समुचित विकास करना। दूसरा ऑप्शन है बुरी तथा अवांछित एवं भय संबंधी मानसिक भ्रांतियां दूर करने में सहायक। तीसरा है इस स्थान से सुलेख और अक्षर विन्यास का अभ्यास कराया जाता है। और चौथा ऑप्शन है यह सिद्धांत तत्काल पुनर्बलन देने पर बल देता है। तो बताइए कौन सा इसका आंसर होगा जो पावलोव के क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन द। क्या लिखा हुआ है इसमें? यह सिद्धांत तत्काल पुनर्बलन पर बल देता है। और हम जानते हैं कि पुनर्बलन पर बल किसने दिया है? स्किनर ने। और स्किनर का सिद्धांत है क्रिया प्रस्तुत सिद्धांत। कौन सा? क्रिया प्रस्तुत सिद्धांत। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं। अनुबंधन स्थापित होने के बाद यदि बार बार मात्र अनुबंधित उद्दीपक ही उपस्थित किए जाने पर अंततोगत्वा अनुबंधित अनुक्रिया का बंद हो जाना कहलाता है। पहला है संबद्ध सहज क्रिया, दूसरा है सकालिक अनुबंधन, तीसरा है अनुकूलित अनुक्रिया, चौथा है विलोपन। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन द, विलोपन। जब पहले ये पावलोव के सिद्धांत से संबंधित है। पावलोव के सिद्धांत में जब कुत्ते का घंटी के साथ अनुबंधन बनाया जाता है तो उसका घंटी के साथ अनुबंधन हो जाता है, और बाद में जब केवल मात्र घंटी ही बजाई जाती है और भोजन न दिया जाता है तो अंत में उसके लार आने बन जाती हैं। इसी को बोलते हैं विलोपन। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। क्रिया प्रस्तुत अधिगम सिद्धांत का प्रमुख आधार थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया कौन सा नियम है? पहला है तत्परता का नियम, दूसरा है प्रभाव का नियम, तीसरा है प्रयास का नियम, चौथा है मानसिक विन्यास का नियम। तो क्या होगा इसका आंसर बताइए? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब, प्रभाव का नियम। प्रश्न 4 देखते हैं, मिलान करना है। पहला है संबंध प्रतिक्रिया, दूसरा है सामान्यीकरण, तीसरा है अनुकूलित अनुक्रिया, चौथा है सकालिक अनुबंधन। तो बताइए इसमें क्रियाएं पढ़िए ध्यान से और बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। पहला है संबंध प्रतिक्रिया। तो संबंध प्रतिक्रिया क्या होती है? देखिए इसमें कौन सा मिलान हो रहा है। इसमें संबंध प्रतिक्रिया है पहला ऑप्शन, कृत्रिम उद्दीपक के कारण प्राकृतिक उद्दीपक के समान हुई प्रतिक्रिया, वो कहलाएगी संबंध प्रतिक्रिया। दूसरा है सामान्यीकरण। सामान्यीकरण क्या है? सामान्यीकरण है समान उद्दीपकों के प्रति समान अनुक्रिया। तो ये इसका तीसरा मिलान हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है अनुकूलित अनुक्रिया। अनुकूलित अनुक्रिया कौन सा? देखो इसमें अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक उद्दीपक के समान होने वाली प्रक्रिया। तो ये हो जाएगा इसमें। पीछे बच गया सहकालिक अनुबंधन। तो सहकालिक अनुबंधन ऑप्शन नंबर 2, अनुबंधित तथा अनानुबंधित उद्दीपक के साथ साथ सहकालिक मतलब साथ साथ प्रस्तुत किए जाते हैं। तो देखिए पहले का पहला ऑप्शन देखते हैं और दूसरे का तीसरा। इसमें है देखो पहले का पहला, पहले का इसमें पहला है, दूसरे का दूसरा है। ये गलत हो गया। फिर पहले का पहला है, दूसरे का तीसरा, ये सही है। तो इसमें ऑप्शन ये सही हो जाएगा। सी का चौथा, सो सी का चौथा था ही, और डी का दूसरा। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। छोटे बच्चों को चींटी व कीड़ी से डराते हैं, कीड़े से तथा चींटी की अनुपस्थिति में खाने वाले लौंग से डराया जाता है। जो लौंग होता है उससे डराते हैं। कब? जब चींटी अनुपस्थित होती है तब। अब पूछा गया है कि खाने वाला लौंग है यहाँ पर स्वाभाविक उद्दीपक, अस्वाभाविक उद्दीपक, प्राकृतिक उद्दीपक, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब, अस्वाभाविक उद्दीपक, जिसको हम कृत्रिम उद्दीपक भी कहते हैं। स्वाभाविक और प्राकृतिक उद्दीपक दोनों एक सेम है। चींटी और कीड़े ये क्या है? ये स्वाभाविक उद्दीपक है। और जो लौंग है
वो असंभव हो गया, कृत्रिम हो गया, जो हम चींटी या कीड़े की जगह उसका उपयोग कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, निम्न में से कौन सा स्किनर के क्रिया परसु सिद्धांत का उपनाम नहीं है। उपनाम, जो इन क्रिया परसु सिद्धांत के कुछ उपनाम भी होते हैं जिन्हें दूसरे नामों से भी पुकारा जाता है। कई बार प्रश्न क्रिया परसु न देकर दूसरे नाम भी दिए जाते हैं, तो हमें उन नामों का भी याद होना चाहिए। इस प्रश्न का उद्देश्य यही था कि आपको उसके क्रिया परसु सिद्धांत के दूसरे नामों को याद करवाना था। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन निमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, साधनात्मक अनुबंधन सिद्धांत और चालक न्यूनता का सिद्धांत। बताइए इसमें इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा चालक न्यूनता का सिद्धांत। यह सिद्धांत किसके दिया? यह सिद्धांत दिया है हल ने। हल के सबलीकरण सिद्धांत का ही ये उपनाम है चालक न्यूनता का सिद्धांत, और बाकी तीनों ही किसके हैं? क्रिया परसु सिद्धांत के उपनाम है। प्रश्न नंबर 7वां देखते हैं, अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत देने वाले मनोवैज्ञानिक थे स्किनर, थॉर्नडाइक, पावलोव, वाटसन। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्किनर। प्रश्न नंबर 8वां वही मिलान करेंगे, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन, शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन और मैथेटिक अभिक्रमित अनुदेशन। ये इनकी जो खोज करता है उनका नाम है, प्रवर्तक हमें मिलान करना है। तो सबसे पहला आता है रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन, वो दिया था B.F. स्किनर ने। फिर आता है शाखीय, तो शाखीय दिया था नॉर्मन ए क्राउडर ने। और तीसरा मैथेटिक्स दिया था गिलबर्ट ने। तो बताइए कौन से ऑप्शन में इसका आंसर मेल खा रहा है। पहला, दूसरे का दूसरा और तीसरा नहीं, ये ऑप्शन गलत है। पहले का दूसरा सही है, दूसरे में 1 नंबर सही है और तीसरे में 3 नंबर, तो ऑप्शन ब ये सही होगा। पहले में दूसरा स्क्रीन। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं, यदि कोई कार्य पशु या मानव की किसी आवश्यकता की पूर्ति करता है तो वह उसे सीख लेता है। यह सिद्धांत कहलाता है, संबंधित है। किसी पशु की क्या है? मानव की आवश्यकता की पूर्ति करता है। तो बताइए, पहला है क्रिया परसु सिद्धांत, दूसरा है प्रबलन सिद्धांत, तीसरा है गेस्टाल्ट सिद्धांत और चौथा है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब, प्रबलन का सिद्धांत। ये किसने दिया था? हल ने दिया था। हल के सिद्धांत को आवश्यकता पूर्ति सिद्धांत भी कहता है। प्रश्न नंबर 10वां देखते हैं, निम्न में से कौन सा हल के प्रबलन सिद्धांत का उपनाम नहीं है। तो पहला है परिकल्पित निगमन सिद्धांत, दूसरा है सबलीकरण का सिद्धांत, तीसरा यथार्थ अधिगम का सिद्धांत, चौथा है सहज अनुबंधन का सिद्धांत। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ड, सहज अनुबंधन का सिद्धांत। सहज अनुबंधन का सिद्धांत जो है वो पावलोव का सिद्धांत है, पावलोव ने दिया था। पावलोव के सिद्धांत का ही उपनाम है ये। प्रश्न नंबर 11वां देखते हैं, निम्न में से कौन सा सिद्धांत सृजनशील व प्रतिभाशाली बालकों के लिए उपयोगी है। अंतर्दृष्टि सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, चालक न्यूनता का सिद्धांत और नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा अंतर्दृष्टि सिद्धांत, जिसको गेस्टाल्ट सिद्धांत भी कहते हैं। ये प्रतिभाशाली और सृजनशील बालकों के लिए उपयोगी है। फिर है, निम्न में से कौन सा नाम गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित नहीं है या जिसका उपनाम नहीं है। पूर्णाकार सिद्धांत, समग्र सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत या पूर्ण से अंश का सिद्धांत। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर, ये सभी आंसर इसके हैं। ये प्रश्न मैंने इसीलिए लाया है कि इस जो सिद्धांत के जो चारों जो 5 उपनाम है वो उपनाम आपसे याद जाए। तो इसमें मैंने ऑप्शन जानबूझ के ऐसे रखे हैं ताकि इसके 4 के 4 ऑप्शन सही है जो आपको इसके उपनाम के रूप में याद हो जाएंगे। पूर्णाकार सिद्धांत भी कहते हैं गेस्टाल्ट सिद्धांत को, सूझ का सिद्धांत भी कहते हैं, समग्र का सिद्धांत भी कहते हैं और पूर्ण से अंश का सिद्धांत भी कहते हैं। ये 4 के 4 नाम कई बार परीक्षा में पूछ जा चुके हैं। गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित वैज्ञानिक समूह हैं मैक्स वर्दिमर, कोहलर, वाटसन, कोपका। दूसरा ऑप्शन है मैक्स वर्दिमर, कोहलर, कुर्टलेबिन, हल। तीसरा ऑप्शन है मैक्स वर्दिमर, कोहलर, कोपका, कुर्टलेबिन। चौथा ऑप्शन है मैक्स वर्दिमर, कोहलर, कोपका, जीन पियाजे। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन स, मैक्स वर्दिमर, कोहलर,
कोपका और कुर्ट लेविन, ये गेस्टाल्ट वैज्ञानिक है, इनको गेस्टाल्ट वैज्ञानिक भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 14, निम्न में से कौन सा गेस्टाल्ट सिद्धांत का शैक्षिक निहितार्थ नहीं है? निहितार्थ के लिए इसका आप लिख सकते हो कि उपयोगी नहीं है, या इसका उपयोग नहीं है, उपयोग भी बोल सकते हो। कौन सा इसका उपयोग नहीं है? पहला ऑप्शन है समस्या समाधान के लिए सर्वोत्तम उपयोगी। दूसरा है प्रतिभाशाली एवं सृजनशील बालकों के लिए उपयोगी। तीसरा है बुद्धि कल्पना तर्कशक्ति का विकास करना। चौथा है पुनर्बलन देकर बालकों में वांछित व्यवहार को विकसित करना। तो ध्यान से पढ़ कर बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन द, क्योंकि यह जो पुनर्बलन वाला सिद्धांत है ये किसका है? यह स्किनर का दिया हुआ सिद्धांत है, गेस्टाल्ट से नहीं संबंधित है। तो इसके तीनों ये ऑप्शन इसके राइट है, बाकी चौथा ऑप्शन इसके गलत है। और प्रश्न के अनुसार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन द। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। सर्वप्रथम सीखने के सिद्धांतों की खोज किसने की? पावलोव ने, थॉर्नडाइक ने, वाटसन ने, कोहलर ने। तो इसका आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने सीखने के सिद्धांतों की खोज की। प्रश्न नंबर 16, पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं फिर इसका ऑप्शन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बच्चों की विशेषता को बताती है? जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था वाले बच्चे होते हैं उनकी विशेषता बताती है। पहला है विचारों की अनुक्रमणिता, दूसरा है वर्तुल प्रतिक्रिया, तीसरा है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, चौथा है विलंबित अनुकरण। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर बताइए, चार ऑप्शन देख लीजिए एक बार। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विचारों की अनुत्क्रमणिता इसका आंसर होगा। ऑप्शन ए, विचारों की अनुत्क्रमणिता, ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से संबंधित है। प्रश्न नंबर 17, किसके अनुसार प्रेरणा सीखने के लिए राजमार्ग है? पहला ऑप्शन है स्किनर, दूसरा ऑप्शन है थॉमसन, तीसरा है शेफर, चौथा है गेट्स। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा स्किनर। ये स्किनर की दी गई परिभाषा है जिसके अनुसार कहा गया है कि प्रेरणा सीखने के लिए एक राजमार्ग है। सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग भी लिखा हुआ आता है कहीं पर, और केवल राजमार्ग भी लिखा हुआ हो सकता है। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। BF स्किनर, ये इधर BF स्किनर स्किनर है, यहाँ पर ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, गलत हो गया है। BF स्किनर का अधिगम सिद्धांत मुख्यतः प्रयोगशालाओं पर प्रयोगों पर आधारित था, जबकि हल का सिद्धांत किस पर आधारित था? पहला ऑप्शन है प्रयोगशाला से बाहर किए गए प्रयोगों पर, दूसरा है सामाजिक अधिगम पर, तीसरा है परिकल्पनाओं पर, चौथा है गणितीय गणनाओं पर। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा गणितीय गणनाओं पर, ऑप्शन द, ये इसका सही आंसर होगा। हल के सिद्धांत ने गणितीय गणनाओं पर प्रयोग किए थे। प्रश्न नंबर 19वां देखते हैं। समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को किसने प्रस्तावित किया था? ऑप्शन पहला है हल, दूसरा है कैंडलर, तीसरा है कोहलर, चौथा है ब्रिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हल। प्रश्न नंबर 20वां लास्ट प्रश्न। अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि कहलाती है? चयनित अनुदेशन, सटीक शिक्षण, त्रुटिहीन अनुदेशन या विभेदी अनुदेशन। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। यहाँ क्या लिखा हुआ है, व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर, तो उनके विभेदन कर रहे हैं, प्रतिभाशाली, मंदबुद्धि और सभी बालकों को अलग अलग विभेद करके पढ़ाया जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पर विभेदी अनुदेशन इसका सही आंसर होगा। ये थे आज के प्रश्न। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है इनको लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें। धन्यवाद।